नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है टीजीटी पीजीटी दोनों की ही डेट आ चुकी हैं। पीजीटी जो कि 9 व 10 मई 2026 को प्रस्तावित है और टीजीटी 3 व 4 जून को प्रस्तावित है परीक्षा ये। तो सभी विद्यार्थी जो इस परीक्षा को देना चाहते हैं वे सभी विद्यार्थी आज से ही तैयारी में लग जाएं, क्योंकि लगातार प्रयास से ही सफलता मिलती है। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी कॉमर्स एग्ज़ाम के लिए जो भी बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं वे हमारी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाकर लगातार उसके लिए अपडेट पा सकते हैं। तो आज हम कॉमर्स के बहुत महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चनों को देखने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन से प्रारंभ करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न, लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है लाभ कमाना, लेन देन का लेखा करना, कर चोरी करना या पूंजी को बढ़ाना। देखिए लेखांकन का जो प्रमुख उद्देश्य है वो जितने भी लेन देन होते हैं उनका लेखा करना हमारे लेखांकन का उद्देश्य होता है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, जर्नल क्या है। यहाँ पे पूछा गया है कि जर्नल है क्या। क्या यह एक अंतिम खाता है, क्या है एक सहायक पुस्तिका है, क्या ये प्रारंभिक प्रविष्टियों की पुस्तक है, क्या ये रोकड़ बही होती है। देखिए जो जर्नल होता है, सबसे पहले जब भी लेन देन होता है तो सबसे प्रारंभ में जो भी लेन देन है वो प्रारंभिक प्रविष्टियों की पुस्तक में लिखा जाता है, जिसको जर्नल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जर्नल एक प्रारंभिक प्रविष्टियों की पुस्तक होती है। अगला प्रश्न है, दोहरा लेखा प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है। जैसे नाम से ही पता लग रहा है दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली का होता है जिसमें दो खातों पर असर पड़ता है, एक डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है पहला लागत सिद्धांत, व्यावसायिक इकाई सिद्धांत या द्वैत सिद्धांत। देखिए द्वैत सिद्धांत का मतलब होता है दोहरा लेखा सिद्धांत या दोहरा लेखा प्रणाली। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसको द्वैत सिद्धांत भी कहा जाता है, दोहरा लेखा प्रणाली को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, कौन सा खाता व्यक्तिगत खाता होता है। सबसे पहले है पूंजी खाता, फिर देनदार खाता, फिर भूमि खाता, फिर आय खाता। देखिए इसमें पूछा गया वास्तविक खाता कौन सा है। वास्तविक खाते वे खाते होते हैं जिसमें संपत्ति का ब्यौरा होता है, जो संपत्तियां होती हैं वह हमारे वास्तविक खाते होते हैं। पूंजी खाता एक व्यक्तिगत खाता होता है, ये नहीं होगा, इसको हम कट कर देते हैं। देनदार खाता, क्योंकि देनदार जो होता है वो हमारा एक व्यक्तिगत खाता होता है, देनदार का एक अपना नाम होता है, राम श्याम या जो भी है नाम दिया हुआ था, तो यह भी एक व्यक्तिगत खाता होता है। भूमि खाता एक वास्तविक खाता होता है, क्योंकि भूमि खाता एक संपत्ति होती है, भूमि हमारी एक असेट्स होती है, इसलिए यह एक वास्तविक खाता है। और आय खाता यह है एक नॉमिनल अकाउंट है, ये हमारा नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, भूमि खाता। प्रश्न नंबर 4 है, मूल्य ह्रास का क्या अर्थ है। मूल्य ह्रास का मतलब होता है किसी भी असेट्स की वैल्यू अगर कम होती है तो उसको हम मूल्य ह्रास कहते हैं। तो मूल्य में वृद्धि, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। संपत्ति का क्रय, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। जब संपत्ति का क्रय होता है इससे संपत्ति बढ़ती है। सी ऑप्शन है संपत्ति के मूल्य में कमी। जब भी हमारी संपत्ति के मूल्य में कमी होती है उसको मूल्य ह्रास कहते हैं, उसके रेट में या उसके मूल्य में कमी आ जाना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, ट्रायल बैलेंस का क्या उद्देश्य होता है। देखिए ट्रायल बैलेंस का जो उद्देश्य है वह है खातों की शुद्धता की जांच करना। ट्रायल बैलेंस को तलपट कहते हैं, ट्रायल बैलेंस को हिंदी में तलपट कहा जाता है। तो तलपट में जितने भी खाते होते हैं उन खातों की शुद्धता को ज्ञात करना या जांचना ही ट्रायल बैलेंस का उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। गुडविल किस प्रकार की संपत्ति है। गुडविल जिसको GOODWILL गुडविल एक इंटेंजिबल असेट्स होती है, अमूर्त संपत्ति होती है, क्योंकि गुडविल का मतलब रेपुटेशन ऑफ बिजनेस होता है, यह दिखाई नहीं देती है, तो यह एक अमूर्त संपत्ति है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, रोकड़ बही किसका भाग होता है। क्या रोकड़ बही जर्नल का भाग होता है या लेजर का भाग होता है या सहायक पुस्तिका होती है या अंतिम खाता होता है। देखिए जो रोकड़ बही होती है ना तो वो जर्नल होती है ना वो लेजर होती है, क्योंकि जर्नल में नहीं लिखे जाते, जर्नल में लेके डायरेक्टली जर्नल बनाया जाता है, लेजर में लेजर के लेखे होते हैं। यह एक सहायक पुस्तिका कहलाती है, क्योंकि जो रोकड़ बही होती है वह एक पुस्तिका होती है, तो इसको सहायक पुस्तिका कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 9 है, व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। देखिए जब हम कोई व्यवसाय करते हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लाभ कमाना इसका व्यवसाय का उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, साझेदारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। साझेदारी डेट है वह है 1932। साझेदारी अधिनियम 1932 में लागू किया गया था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1932।
प्रश्न नंबर 11, कंपनी की पूंजी को क्या कहते हैं? जब कोई कंपनी जब कोई कंपनी अपनी शेयर को बेचती है तो शेयर से इकट्ठा होने वाला पैसा वो पूंजी कहलाता है, तो यहाँ पर शेयर को ही पूंजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? जब कोई निजी कंपनी होती है उसके न्यूनतम सदस्य कम से कम 2 होते हैं, तो यहाँ पर हमारी न्यूनतम संख्या 2 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रबंधक का कौन सा कार्य सबसे पहले किया जाता है? जब हम प्रबंधन करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, तो सबसे पहले हम कोई प्लानिंग करते हैं, तो प्लानिंग को हिंदी में नियोजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नियोजन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एक कंपनी एक विज्ञापन अपना क्यों करती है? क्योंकि उसको अपनी बिक्री बढ़ानी है, तो यहाँ पर 14 क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, बिक्री बढ़ाना। तो किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट किया जाता है तो वो बिक्री बढ़ाने के लिए ही किया जाता है। प्रश्न नंबर 15 है, विपणन मिश्रण में कितने पी होते हैं? विपणन मिश्रण में 3 पी होते हैं, फर्स्ट पी, सेकंड पी, इनको ट्रिपल पी भी कहा जाता है। इसको पहले वाले पी को प्रोडक्ट बोला जाता है, दूसरे पी को प्राइस बोला जाता है और तीसरे पी को आप प्लेस बोल सकते हैं। तो प्रोडक्ट का मतलब ट्रिपल पी का मतलब होता है प्रोडक्ट, प्राइस एंड प्लेस। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3 पी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, उद्यमिता का क्या अर्थ होता है? उद्यमिता का अर्थ होता है जोखिम को वहन करना, यानी कि जोखिम लेना। जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस करने के लिए प्रारंभ करता है तो उसको उद्यमिता कहते हैं, क्योंकि वह जोखिम ले रहा है, तो जोखिम लेना ही उद्यमिता का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? देखिए, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 18 है, मांग का नियम किससे संबंधित है? मांग का नियम किससे संबंधित है? जब मांग हम कब करते हैं? जब उसके मूल्य में या तो गिरावट आती है या उसका प्रोडक्ट जो है महंगा हो जाता है। तो मूल्य में गिरावट आना या प्रोडक्ट महंगा होना, ये सब मूल्य से ही संबंधित होता है। तो मांग का जो नियम है वो मूल्य से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोच का क्या अर्थ है? लोच का मतलब होता है लचीला होना, यानी कि चेंज हो जाना, परिवर्तनशील होना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बी लोच, यानी कि परिवर्तनशीलता। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि से नहीं की जाती? देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन विधि से भी होती है, जिसको प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, आय विधि से भी होती है, जिसको इनकम मेथड कहते हैं, और व्यय विधि से भी होती है, जिसको व्यय मेथड यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। लेकिन मूल्य विधि से हम नेशनल इनकम नहीं निकालते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। यहाँ पर पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि से नहीं की जाती, तो मूल्य विधि से नहीं की जाती। बाकी ऊपर के तीनों तरीकों से हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, मुद्रास्फीति का क्या अर्थ होता है? जब महंगाई बढ़ जाती है तो मुद्रास्फीति कहलाती है। तो यहाँ पर कीमतों में गिरावट नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कीमतों में वृद्धि, ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रोडक्ट के प्राइस में वृद्धि ही आपकी मुद्रास्फीति कहलाती है, जिसको इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है? केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य होता है, केंद्रीय बैंक बनाई इसलिए गई ताकि नोट जारी कर सके। तो यहाँ पर बी ऑप्शन, नोट जारी करना इसका मुख्य कार्य है। राजकोषीय नीति किससे संबंधित होती है? क्वेश्चन नंबर 23 है, राजकोषीय नीति किससे संबंधित होती है? कर और व्यय से, मुद्रा या बैंक या उद्योग? यहाँ पर कर और व्यय ऑप्शन सही हो जाएगा, कर और व्यय, ऑप्शन नंबर ए सही है। 24 क्वेश्चन है, बजट घाटा कब होता है? देखिए, बजट घाटा तब होता है जब हमारे खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं और आय कम होती है। तो यहाँ पर जब खर्चे ज़्यादा हो जाएं और आय हमारी कम हो जाए तो वह तभी बजट घाटा कहलाता है। तो व्यय बड़ा हो आय से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, सार्वजनिक वस्तु का उदाहरण इनमें से कौन सा है? सार्वजनिक मतलब जिसको सभी यूज करते हैं। तो यहाँ पर कार हमारे पर्सनल यूज के लिए बनाई जाती है, मोबाइल भी पर्सनल होता है। सड़क को सभी यूज करते हैं, तो यहाँ पर सार्वजनिक वस्तु सड़क हो जाएगी। कपड़े भी हमारे पर्सनल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, पूंजीगत व्यय का उदाहरण बताइए। पूंजीगत व्यय होते हैं, सबसे पहले मैं बता देता हूँ पूंजीगत व्यय क्या होते हैं। पूंजीगत व्यय यानी कि पूंजीगत खर्चे वे खर्चे होते हैं जिनसे एक संपत्ति का निर्माण होता है और उस संपत्ति का बेनिफिट या उस पूंजीगत व्यय का बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलता रहता है। लॉन्ग टर्म उसका बेनिफिट हमें मिलता रहता है। देखिए, वेतन 1 साल के लिए दिया जाता है, 1 महीने के लिए दिया जाता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये हमारा पूंजीगत खर्चा नहीं है। किराया भी हमारा शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये भी नहीं होता। मशीन का जो क्रय किया जाता है, मशीन का जो क्रय किया जाता है वह एक पूंजीगत व्यय कहलाता है, क्योंकि हम बहुत बड़ी अमाउंट मशीन को खरीदने में लगा रहे हैं। तो मशीन खरीदने से हमारी एक संपत्ति का निर्माण होता है और मशीन का बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलता रहता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 27 है, देनदार किस प्रकार का खाता होता है? देनदार एक व्यक्तिगत खाता होता है, क्योंकि देनदार का नाम व्यक्ति के नाम पर होता है, कोई भी नाम हो सकता है। ठीक है, देनदार एक व्यक्तिगत खाता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अंतिम खाते में कौन सा खाता नहीं आता? अंतिम खाते में दो खाते होते हैं और एक विवरण होता है। एक लाभानी खाता आता है और एक व्यापार खाता आता है, और एक बैलेंस शीट होती है जो कि विवरण कहलाती है। लेकिन जो ट्रायल बैलेंस है वो अंतिम खाते में नहीं आता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पूछा गया है अंतिम खाते में कौन सा खाता नहीं आता है, तो यहाँ पर हमारा ट्रायल बैलेंस ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, खराब ऋण किस खाते में दिखाया जाता है? देखिए, खराब ऋण का मतलब होता है बैड डेट्स, पैसा मारना किसी देनदार द्वारा। अगर वह पैसा मार लेता है तो उसको लाभानी खाते में दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेखांकन वर्ष सामान्यतः होता है। लेखांकन वर्ष शुरू होता है जिसको फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है, अगर इस अगले साल की 31 मार्च को खत्म होता है, तो बी ऑप्शन सही है, 1 अप्रैल से शुरू और 31 मार्च में खत्म। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31, किस खाते का शेष बैलेंस शीट में दिखाया जाता है? आय और व्यय दोनों ही आपके लाभानी खाते में आते हैं। संपत्ति को आप बैलेंस शीट में दिखाते हैं। हानि भी आपकी लाभानी खाते में आती है। सी ऑप्शन सही है, इसमें बैलेंस शीट में संपत्ति को दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, आरक्षित निधि किसे कहते हैं? आरक्षित निधि खर्चे को कहते हैं, या लाभ का भाग कहते हैं, देनदारी कहते हैं, या आय कहते हैं। आरक्षित निधि का मतलब रिजर्व होता है एक तरीके से, और लाभ हानि का एक भाग होता है। अगर हमें कोई भी लाभ होता है तो उसमें से ही आरक्षित निधि बनाई जाती है, तो लाभ का एक भाग ही आरक्षित निधि कहलाता है। लेखांकन समीकरण इनमें से कौन सी सही है? संपत्ति बराबर पूंजी प्लस देनदारी, या पूंजी बराबर संपत्ति माइनस देनदारी, या दोनों इसमें से सही हैं? यहाँ पर दोनों ही समीकरण ठीक हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रबंधन का जनक किसे कहा जाता है? देखिए, दो जनक हैं, मतलब दो एक विद्वान है, एक है एफ डब्ल्यू टेलर और दूसरे का नाम है हेनरी फेल्स। जो प्रबंधक का जनक कहा जाता है वो हेनरी फेल्स हैं, जिन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए हैं बिजनेस मैनेजमेंट के। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत किसने दिया? वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है, बीमा का क्या उद्देश्य होता है? बीमा का उद्देश्य होता है जोखिम का हस्तांतरण। आपको अगर जोखिम होता है और आप इसलिए अपना बीमा कराते हैं, इसलिए जोखिम का हस्तांतरण ही बीमा का उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्य 2 होते हैं और निजी कंपनी में सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्य 7 होते हैं और निजी कंपनी में 2 सदस्य न्यूनतम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, ई व्यवसाय का उदाहरण इनमें से कौन सा है? सड़क परिवहन, ऑनलाइन शॉपिंग, बैंक या बीमा? देखिए, जब हम कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वो इंटरनेट के माध्यम से करते हैं, इसी को ई व्यवसाय कहा जाता है। तो ऑनलाइन शॉपिंग बी ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 39 है, मानव संसाधन प्रबंध किससे संबंधित है? मानव संसाधन संबंध जो होता है वो कर्मचारियों से संबंधित होता है। इसको इंग्लिश में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहा जाता है। कर्मचारियों की अगर आवश्यकता होती है तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को ही कर्मचारियों की पूर्ति करनी होती है, तो यह कर्मचारियों से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन जीवन चक्र में पहला चरण है। उत्पादन जीवन चक्र में जो पहला चरण होता है वो विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन जीवन चक्र, सेम क्वेश्चन आ गया, इसको रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1986 में, 1991 में, 2000 में या 2019 में? देखिए, 2019 में उपभोक्ता संरक्षण नियम या अधिनियम लागू किया गया था। इस डेट को याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है? 43 क्वेश्चन है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति या एक फर्म के बारे में जो है अध्ययन किया जाता है, जिसको माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, जिसमें एक व्यक्ति या एक फर्म में किसी भी एक यूनिट के बारे में डिस्कस किया जाता है या उसका अध्ययन किया जाता है। एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक, जिसमें कि संपूर्ण विश्व के बारे में या संपूर्ण इंडिया के बारे में, सारी यूनिट्स के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर 44, घरल सकल घरेलू उत्पादन क्या दर्शाता है? कुल जनसंख्या, कुल उत्पादन मूल्य, कुल कर या कुल बचत? इसमें 44 में ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, कुल उत्पादन मूल्य। जो भी आपका प्रोडक्ट बनाया जा रहा है पूरे इंडिया में, उन सब की वैल्यू जो होती है वो आपकी जीडीपी कहलाती है।
नेक्स्ट, बेरोजगारी का प्रकार नहीं है मौसमी, शिक्षित, संरचनात्मक या उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा उत्पादन। इसमें सारी बेरोजगारियों के प्रकार होते हैं ऊपर वाले, मौसमी, शिक्षित या संरचनात्मक। क्वेश्चन नंबर 36 है मूल्य नियंत्रण नीति का उद्देश्य क्या है। मूल्य नियंत्रण नीति का उद्देश्य होता है मूल्य को बिल्कुल सेम रखना, एक जैसा रखना, तो मूल्य स्थिरता, फिक्स करना प्राइस को। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है भारत में योजना आयोग की जगह किसने ली। योजना आयोग की जगह नीति आयोग आया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है बैंक दर तय करता है सरकार, आरबीआई, एसबीआई या संसद। जो बैंक दर तय की जाती है वो आरबीआई के द्वारा की जाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन सभी बैंकों को कंट्रोल करने का कार्य भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सभी की नीतियां निर्धारण का कार्य भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही होता है, बैंक दर भी यही डिसाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है विदेशी व्यापार का क्या अर्थ होता है। जब हम एक देश से दूसरे देश को व्यापार करते हैं तो वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विदेशी व्यापार कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आयकर किस प्रकार का कर होता है। आयकर जो देता है वो एक व्यक्ति देता है, वह अपनी पर्सनल जितनी भी इनकम होती है उस पर आयकर दिया जाता है, तो यह डायरेक्टली गवर्नमेंट को दिया जाता है, तो यह एक प्रत्यक्ष कर कहलाता है, डायरेक्ट टैक्स कहलाता है आयकर। क्वेश्चन अगला है आर्थिक विकास का मुख्य संकेतक है। जब आर्थिक विकास होता है तो प्रति व्यक्ति आय ही विकास का एक संकेतक होता है कि एक आदमी की इनकम कितनी हो रही है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हों और अच्छी लगे हों तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और आगे भी वीडियो इसी तरीके की आती रहेंगी।